नेक्स्ट ऑर्गेनल पे जो कि है लाइसोसोम्स। अभी लाइसोसोम्स होते क्या है? ये है स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स जो कि है टाइनी बेबल सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये भी जो ऑर्गेनल है वो भी मेम्ब्रेन बाउंड है, इसके आसपास भी एक कवरिंग है। ठीक है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? इट इज फाउंड मेनली इन द एनिमल सेल्स। ठीक है। ये प्लांट सेल्स में इतना नहीं पाए जाते, एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हमें पता है एंजाइम्स क्या होता है, एक काइंड ऑफ प्रोटीन होते हैं। इफ इन एंजाइम्स का काम क्या है? ये है होते हैं काइंड ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। अब डाइजेस्टिव एंजाइम यानी कि डाइजेस्ट करना, किस चीज को डाइजेस्ट करते हैं? ये ब्रेक डाउन करते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय एडिंग वाटर। इसका मतलब वाटर की हेल्प से ये लोग लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया काइंड ऑफ सेल का। ठीक है। अब हमें पता है एंजाइम्स कौन बनाता है? एंजाइम्स यानी प्रोटीन्स। प्रोटीन कहाँ बनते हैं? राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स का साइट सिंथेसिस साइट क्या है? आरईआर। तो काइंड ऑफ ये जो सारे एंजाइम्स है ये कौन बना रहा है? आरईआर। अब हम चलते हैं इसके फंक्शंस पे। सो लाइसोसोम्स के फंक्शन क्या होते हैं? काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, यानी कि जो भी सेल में जो भी वेस्ट रिलीज हो रहा है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज हो रहे हैं, उस सबको क्लीन करने का काम लाइसोसोम का है। ये साथ ही साथ हेल्प करते हैं टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वोन आउट सेल ऑर्गेनल्स। यानी कि अगर सेल का कोई भी पार्ट जैसे कि खराब हो गया या टूट गया, ठीक है, तो उसको कहते हैं वोन आउट सेल ऑर्गेनल्स, उसको भी डाइजेस्ट करेगा या कोई फॉरेन मटेरियल को भी डाइजेस्ट करेगा। मान लो क्योंकि हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, वो अलाउ तो नहीं करता वैसे, बट बाय चांस कोई फॉरेन मटेरियल आ गया तो उसको ये डाइजेस्ट कर लेगा ताकि सेल को प्रोटेक्ट कर सके। अब सेकंड पॉइंट में वही एक्सप्लेन किया, जैसे मान लो बैक्टीरिया या वायरस आ गया, ये क्या है? फॉरेन मटेरियल है। ये क्या करेगा? ये इन चीजों को डाइजेस्ट करेगा। कैसे? विथ हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है। ये इनको ब्रेक कर देगा और हमारे सेल को प्रोटेक्ट करेगा। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जैसे मान लो अगर सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म यानी कि जो भी केमिकल चेंजेस हो रहे सेल में, मान लो उसके दौरान कोई डिस्टर्बेंस हो गई, कोई भी डिस्टर्बेंस होगी, फंक्शन सही से नहीं कर पा रहा सेल। ठीक है। जैसे कि इधर लिखा है फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज द लाइसोसोम्स में बर्स्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। इसका मतलब है मान लो कोई सेल डैमेज हो गया, अंदर उसकी खराबी आ गई सेल के, ठीक है, अब सही से काम नहीं कर पा रहा वो, तो लाइसोसोम क्या करेगा? क्योंकि अब वो सेल क्या है? हमारे लिए सही सेल नहीं है, बॉडी के लिए यूजफुल तो है नहीं, तो लाइसोसोम फट जाएगा। और अब लाइसोसोम फटेगा तो वो उसके सारे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होंगे, वो अपने आप को ही डाइजेस्ट कर जाएगा, अपने सेल को ही खा जाएगा। इसलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गिव रीजन के लिए आता है, 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए, कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल क्यों कहा जाता है। अब चलते हैं कि ये बनाता कौन है। ये है गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस इसे बनाता है जिस जो क्या करता है? जो पैक करता है एंजाइम्स इनटू द सील्ड सैक्स। इसका मतलब है गोल्गी अपैरेटस लाइसोसोम बनाएगा और जो भी एंजाइम्स इसके अंदर है उसको एक सील्ड सैक्स यानी एक पाउचेस की फॉर्म में ऐसे से पैक कर देगा। ऐसे ऐसे से इसके अंदर हर एक पाउच के अंदर क्या होंगे? हमारे एंजाइम्स होंगे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये पहली बात तो अभी हमने जो इंपॉर्टेंस है ना वो इसके फंक्शन से ही रिलेटेड है, कि पहली बात तो वो फॉरेन मटेरियल को आने नहीं देता, जैसे यहाँ पे लिखा है इट प्रोटेक्ट्स द सेल बाय डाइजेस्टिंग हार्मफुल इन्वेडर्स। दूसरी चीज, ये प्रिवेंट करता है सेल को फ्रॉम गेटिंग क्लटर्ड विथ वेस्ट, यानी कि वेस्ट से ना भर जाए, टॉक्सिक सब्सटेंसेस से ना भर जाए, सेल को क्लीन करता रहता है टाइम टू टाइम, और सेल को हेल्दी रखता है और फंक्शन करता है स्मूथली, यानी कि सेल फंक्शन करे स्मूथली, इसलिए सेल को क्लीन रखता है वो, और साथ ही साथ फॉरेन मटेरियल को सेल के अंदर आने से प्रोटेक्ट करता है। अब हम इसका एक इमेज देखते हैं कि लाइसोसोम्स दिखते कैसे हैं। अब ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है, क्या आप देख पा रहे हैं? ये लाइसोसोम जो 3D में अगर आप फोकस करें, बहुत सारे बबल्स जैसे बना रखे हैं, है ना? इन बबल्स के अंदर क्या है? एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है। और ये कौन फॉर्म करता है? ये गोल्गी अपैरेटस करता है, क्योंकि गोल्गी अपैरेटस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लाइसोसोम को बनाने के लिए। और वो इसके जो भी प्रोटीन्स है उसको सील्ड सैक्स यानी ऐसे बबल्स के फॉर्म में पैक कर देता है। और अगर हम 2D में देखें तो जो डॉट 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 दिखाई है एंजाइम्स दिखाए, और उसके बाहर जो डार्क पिंक कलर में है वो उसका मेम्ब्रेन दिखाया है, कि इसके आसपास एक मेम्ब्रेन होता है जो एक कवरिंग होती है लाइसोसोम के बाद। सो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट ऑर्गेनल पे जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया। अभी माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? ये भी स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, यानी कि इसके अराउंड भी मेम्ब्रेन है। अभी तक हम यूकैरियोटिक सेल पर रहे, तो जितने भी ऑर्गेनल्स है वो सारे मेम्ब्रेन बाउंड है, उनके आसपास एक कवरिंग है। ठीक है। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल क्या है? टाइनी सैक्स विद देयर ओन कवर, खुद का कवरिंग है उनका, और ये सारे यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। स्ट्रक्चर क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब इसके पास दो मेम्ब्रेन है, तो इसको कहते हैं डबली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। इसके दो मेम्ब्रेन होते हैं, ये पूछा जाता है, एमसीक्यू में आ सकता है कि कौन सा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो पहला है आउटर मेम्ब्रेन, जो कि एक स्मूथ है प्रोटेक्टिव कवरिंग फुल ऑफ टाइनी होल्स, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन है जिसमें होल्स प्रेजेंट है, यानी कि वो पोरस है, उसके आर पार कुछ भी जा सकता है। और इनर मेम्ब्रेन जो कि डीपली फोल्डेड है,
बाद में हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड रहने ऐसे फोल्ड्स बने हुए हैं। ये फोल्ड्स का काम क्या है? ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया, इससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो सकता है ताकि कोई भी सब्सटेंस आ रहा है ना वो रिएक्शन आराम से कर पाए और एक केमिकल कंपाउंड बना पाए। अब रोल क्या है इसका? तो पहली बात तो जो ये फोल्ड्स है इनर मेम्ब्रेन के, ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर रिएक्शन। कौन से रिएक्शन? एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। अब एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस क्या है वो अभी समझेंगे हम। इसका मतलब ये रिस्पॉन्सिबल है ब्रेकडाउन ऑफ शुगर फॉर रिलीजिंग एटीपी, यानी कि जो भी खाना हमारे अंदर बन रहा है, जो भी शुगर है या ग्लूकोज बन रहा है, यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन होने के बाद एक सब्सटेंस रिलीज होता है एटीपी, जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये एटीपी का काम क्या है? एटीपी है एनर्जी। एटीपी है एक एनर्जी का टाइप जो कि रिक्वायर्ड है सेल के लिए ताकि वो अपने वेरियस केमिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। यानी कि हम खाना को जो ब्रेक डाउन कर रहे हैं उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको एटीपी कहते हैं। और ये एटीपी है जो कि हम सेल यूज करते हैं ताकि वो अपने जो भी एक्टिविटीज है उसको परफॉर्म कर सके। एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड डूइंग मैकेनिकल वर्क, यानी कि जो भी काम करना है उसके लिए एटीपी रिक्वायर्ड है। हेंस इट इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये एक और गिव रीजन का क्वेश्चन है कि एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक एनर्जी है जो सेल को रिक्वायर्ड है ताकि वो अपने फंक्शंस कर पाए। और माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एटीपी रिलीज कर रहा है, तो उसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि ये सोर्स है एटीपी जनरेशन का। तो यहाँ पे लिखा भी है बिकॉज इट इज द साइट रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी जनरेशन। विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स कुडंट गेट एनर्जी, दे नीड टू ग्रो, मूव और डिवाइड। यानी कि जो सेल थियरी में हमने पढ़ा, एक सेल से नए और सेल्स बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, तो ये जो इसके लिए एनर्जी चाहिए कहाँ से आएगी? माइटोकॉन्ड्रिया से आएगी। या सेल को ग्रो करना है या मूव करना है तो ये सब माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए, खुद के राइबोसोम है। अभी हमें पता है न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रेन ऑफ सेल, उसके पास डीएनए होता है, क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में डीएनए होता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम है। ये भी क्वेश्चन है कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स, क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए भी है, खुद का राइबोसोम भी है। इसका मतलब इसको आरईआर की जरूरत नहीं है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, अपना प्रोटीन खुद बना सकता है। और डीएनए हमने पढ़ा न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ सेल होता है, उसके पास क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में डीएनए होता है, बट इसके पास तो खुद का ही डीएनए। अब हम चलते हैं और इसका एक इमेज देखते हैं कि ये दिखता कैसा है। अब आप ध्यान से देखो ये फिगर, क्या आपको देख रहे हैं? अंदर अंदर ऐसे फोल्ड्स टाइप दिख रहा है आपको। ये जो फोल्ड्स है ये इसका इनर मेम्ब्रेन है। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर आप ध्यान से देखो, ये पर्पल कलर की चीज दिख रही है, ये जो पर्पल कलर है ये इसका डीएनए है, यानी कि क्रोमोसोम है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर डीएनए। और ये जो ग्रीन ग्रीन बबल्स है ये अपने राइबोसोम से, यानी कि एक स्ट्रेंज ऑर्गेनल है, इसके पास दोनों चीजें। और बाहर भी एक लेयर है, एक व्हाइट कलर सी लेयर है, परत है, जिसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा दिखता है जो कि डबली मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्ड है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनल पे। अब जो हमारे नेक्स्ट ऑर्गेनल है वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स है स्पेशल ऑर्गेनल्स, बट किसमें? प्लांट सेल में। यानी कि अब हम एनिमल सेल के बारे में नहीं बात कर रहे, अब हम प्लांट सेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्लास्टिड्स होते क्या है? प्लास्टिड स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते। और ये भी मेम्ब्रेन के थ्रू सराउंडेड होते हैं और कंटेन करते हैं खुद के पिगमेंट्स, यानी खुद के मटेरियल्स होते हैं इसके अंदर, या स्टोर्ड मटेरियल्स होते हैं जिसका अभी खुद का कुछ ना कुछ फंक्शन होगा जो भी हम देखेंगे। तो मेन टाइप्स ऑफ प्लास्टिड क्या है? अब ये जो मेन टाइप्स ऑफ प्लास्टिड है किसके बेसिस पे डिवीजन हुआ है? ये नहीं पिगमेंट्स के बेसिस पे डिवीजन हुआ है, या जो भी स्टोर्ड मटेरियल्स है। तो पहला है क्लोरोप्लास्ट। ये तो हम पढ़ते आए कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है जो लीव्स में पाया जाता है, ग्रीन कलर देता है, फोटोसिंथेसिस करता है, वही चीज लिखी है। कि फंक्शन क्या है? कैरी आउट करता है फोटोसिंथेसिस, यानी कि फूड बनाना। कंटेन क्या करता है? क्लोरोफिल, जो कि कौन सा कलर का होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट है। ठीक है। और कहाँ पे पाया जाता है? मोस्टली इन लीव सेल्स या अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो पिगमेंट के बेसिस पे पहला टाइप प्लास्टिड का है क्लोरोप्लास्ट। अब सेकंड क्या है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? ब्राइट कलर्स देना फ्रूट या फ्लावर्स को। जो भी फ्रूट है जैसे कि एप्पल हो गया रेड कलर का है, ऑरेंज हो गया ऑरेंज कलर का है, या फिर मैंगो हो गया येलो कलर का, ये जो भी कलर है कौन दे रहा है? क्रोमोप्लास्ट दे रहा है। या फ्लावर्स में ब्लू व्हाइट येलो रेड, ये सारे कलर क्रोमोप्लास्ट है। तो ये क्या पिगमेंट्स कंटेन करता है? रेड ऑरेंज येलो। और ये कहाँ पे पाया जाता है? राइपनिंग फ्रूट्स, यानी जो फ्रूट्स अभी बढ़ रहे हैं, और फ्लावर पेटल्स में, फ्लावर की कलियों में पाया जाता है। अब थर्ड टाइप है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? फूड मटेरियल को स्टोर करना, खाने की चीजें स्टोर करना, जैसे कि स्टार्च, ऑयल्स या प्रोटीन्स। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? रूट्स में। पोटैटो हमें पता है गुड सोर्स ऑफ स्टार्च होता है। सीड्स में जैसे कि गेहूं का सीड या बीन्स के सीड्स। और या फिर नॉन ग्रीन पार्ट्स, मतलब जहां पे खाना स्टोर होता है जो भी नॉन ग्रीन पार्ट्स है। अब चलते सिमिलैरिटीज और डिफरेंस क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में, यानी कि हमें पता है, इससे हम समझ सकते हैं कि कुछ तो डिफरेंस है कुछ तो सिमिलैरिटीज है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में। सिमिलैरिटीज पे पहले चलते हैं। इनसाइड क्लोरोप्लास्ट
मतलब हम एक पर्टिकुलर प्लास्टिड की बात कर रहे हैं। इनसाइड क्लोरोप्लास्ट देयर आर मेनी फ्लैट मेम्ब्रेन सैक्स या पाउचेस, यानी कि बहुत सारे ऐसे पाउचेस बने हुए हैं, ठीक है, जो किसके अंदर प्रेजेंट है, एक फ्लूइड मटेरियल जो कि है स्ट्रोमा। मतलब अगर ये क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर पहली बात तो एक फ्लूइड मटेरियल है और साथ ही साथ बहुत सारे पाउचेस है, ठीक है। ये सिमिलर है माइटोकॉन्ड्रिया के, एज बोथ आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, यानी कि दोनों के पास दो दो मेम्ब्रेन है। तो प्लांट्स में डबली मेम्ब्रेन ऑर्गेनल क्या है, प्लास्टिड, और एनिमल्स में डबली मेम्ब्रेन ऑर्गेनल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इनके पास भी खुद का डीएनए और इनके पास भी राइबोसोम है, यानी कि प्लास्टिड भी क्या हुआ, एक स्ट्रेंज ऑर्गेनल हुआ। अब डिफरेंस पे चलते हैं। डिफरेंस तो वही है कि क्लोरोप्लास्ट है जो प्लांट सेल में पाया जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में, ये तो ऑब्वियस सा डिफरेंस है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इन फॉर्म ऑफ एटीपी, जबकि क्लोरोप्लास्ट क्या है, फूड सिंथेसिस का साइट है, फूड बनता है थ्रू फोटोसिंथेसिस, तो ये उसका साइट होता है। तो ये डिफरेंसेस थे और ये सिमिलैरिटीज थे। अब हम इसका एक इमेज देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का कि स्ट्रोमा या जो भी पाउचेस है वो दिखते कैसे हैं। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये प्लास्टिड का एक स्ट्रक्चर है और ये क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि ये ग्रीन कलर का है और हमें पता है ग्रीन कलर का पिगमेंट तो क्लोरोप्लास्ट ही देता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। अब ध्यान से देखो आप, ये थैलाकॉइड करके लिखा है, ये थैलाकॉइड जो है ना, यही पाउचेस है इसके, जो एक के ऊपर रखे गए हैं। और स्ट्रोमा दिख रहा है, ये खाली स्पेस, ये उसका फ्लूइड है, ठीक है। और यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन भी मेंशन है, जो एक लाइट ग्रीन कलर की परत है, और डार्क ग्रीन कलर में आउटर मेम्ब्रेन है, यानी कि ये डबली मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो ये बेसिक सा प्लास्टिक का स्ट्रक्चर है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से सिमिलर है, क्योंकि दोनों में डबल मेम्ब्रेन है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनल पे। तो जी सबसे पहले हम वैक्यूल समझने के लिए वैक्यूल का चित्र देखते हैं। आइए जी, अगर आप ध्यान से देखोगे जो प्लांट सेल होता है ना, उसमें ना सेल जो न्यूक्लियस होता है ना वो बिल्कुल बीच में नहीं होता, हल्का सा साइड में होता है, देखो। और ये देख रहे हो, आप पूरा स्पेस देख रहे हो, ये वैक्यूल है। अगर आप याद होगा अमीबा में आपने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा था कि अमीबा जो है अपने फूड का जो स्टोरेज होता है या कुछ भी होता है वो वैक्यूल में करता था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो। तो ये वाला पार्ट हमारा वैक्यूल है जनरल, ये प्लांट सेल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आओ जरा इसको देखते हैं। वैक्यूल्स क्या होता है, तो कहता है वैक्यूल्स ना स्टोरेज सैक्स होते हैं, बैग्स होते हैं, स्टोर करने के लिए बैग होते हैं सॉलिड या फिर लिक्विड कंटेंट को। सेल के अंदर सॉलिड कंटेंट हो या लिक्विड कंटेंट हो, उसको स्टोर करने के लिए वैक्यूल्स में हम देखते हैं वैक्यूल्स ये काम आते हैं। वैक्यूल्स जो होते हैं ना वो छोटे साइज के होते हैं एनिमल सेल में, मैंने अभी आपको दिखाया था छोटे छोटे से। देखो मैं फिर से दिखाता हूँ, ध्यान से देखो, ये तो आपका प्लांट सेल हो गया। अगर आपने अभी जो वैक्यूल्स देखा, ध्यान से देखना, ये वाला वैक्यूल, ये वाला प्लांट सेल का हो गया, खूब बड़ा सा है। और वहीं हमने एक एनिमल सेल का भी एक चित्र देखा था, आप ध्यान से देखो, ये वाला, ये रहा, देखो दिख रहा है वैक्यूल्स, ये एनिमल सेल का वैक्यूल्स है, ठीक है। चलो आओ, तो कहता है एनिमल सेल में ये जनरली बहुत छोटे होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में बहुत बड़े होते हैं। और सेंट्रल वैक्यूल होते हैं कुछ प्लांट के, वो 50 से 90% जगह तो वही घेरते हैं। सोचो 50 से 90% वॉल्यूम तो यही घेर लेते हैं, ठीक है। बाकी वैक्यूल जो होता है वो एक बैग की तरह होता है, पानी का बैग, ठीक है। सेल के अंदर ऐसा पानी का बैग होगा, ऐसा बोलता है। ये जनरली पतली सी एक लेयर होती है, परत होती है, जिससे ढका हुआ होता है, और पानी से भरा हुआ होता है, शुगर से भरा हुआ होता है, सॉल्ट से भरा होता है, और कभी कभी तो वेस्ट से भी भरा हुआ होता है। प्लांट सेल में अगर हम बात करेंगे तो एक बड़ा सा वैक्यूल होता है सेंटर में, मैंने भी आपको दिखाया, और ये पानी को स्टोर करता है और प्लांट को आकार देता है और सपोर्ट देता है। और प्लांट जो है ऐसा सपोर्ट देगा कि प्लांट जो है वो बेंड ना हो, मुड़ ना जाए और कमजोर ना दिखाई दे। जब भी पूरा व्हेन फुल इट मेक्स द प्लांट स्टैंड फर्म स्टेडी मेक इट स्ट्रॉन्ग। और जब ये पूरा वैक्यूल पूरा हो जाता है तो प्लांट को एक अच्छा सा आकार मिल जाता है, शेप मिल जाता है, और प्लांट स्ट्रॉन्ग नजर आता है। वहीं हम एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल जनरली उसमें कहता है छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और ये वहां पे क्या मदद करता है, ये फूड को स्टोर करने में मदद करता है, पानी को मदद करता है स्टोर करने में, और वेस्ट को भी स्टोर करने में मदद करता है। लेकिन अगर हम बात करें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, तो मैंने आपको देखो स्टार्टिंग में भी क्लास में बताया था, और अभी भी जस्ट मैंने थोड़ा बहुत पहले ही बताया वैक्यूल्स के बारे में। अमीबा को अगर आपको याद होगा तो फूड वैक्यूल जो होते हैं ना, वो उसके अंदर फूड आइटम्स को, जो भी अमीबा कंज्यूम करता है, उस आइटम्स को कंटेन करते हैं। जैसे कि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, बड़े, उनके पास स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं। कुछ ऐसे एक सेल के ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सिर्फ एक ही सेल होता है। ये बेटा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस चीज में, पानी ज्यादा हो जाए या वेस्ट हो जाए उसको सेल से बाहर निकालने में।
कुछ सब्सटेंस ऑफ इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। बहुत सारे सब्सटेंस, मैनी सब्सटेंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर प्लांट सेल की, वो वैक्यूल्स में ही स्टोर होते हैं। यानी कि प्लांट सेल जो है उसके अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं, तो कुछ वैक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट की लाइफ के लिए, तो वो उसको स्टोर करता है वैक्यूल्स में। इंपॉर्टेंट चीजें, जमीन के कागज वागज स्टोर करके रखता है, ऐसा समझ लो। क्या क्या स्टोर करता है? अमीनो एसिड, ठीक है ना, शुगर, कुछ ऑर्गेनिक एसिड या कुछ प्रोटीन्स, ये सब स्टोर करके रखता है। ठीक, एक बार हम थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ते हैं इसके बारे में, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। आप देखो, आपने पढ़ा है सेल वॉल प्लांट सेल में होता था, आकार देता था, स्ट्रॉन्ग इसी की वजह से होता था, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता था। सेल मेम्ब्रेन अगर हम देखेंगे तो हाँ प्रेजेंट होती है इसके अंदर भी, और इसके अंदर भी प्रेजेंट होती है। इसके अंदर क्या होता है ना, क्योंकि सेल वॉल सबसे बाहर की परत होती है, सेल वॉल के अंदर अगर आप देखोगे तब सेल मेम्ब्रेन आता है, लेकिन प्लांट में तो एनिमल में सबसे बाहर की जो सेल होती है वो एनिमल सेल ही होती है। बाकी आकार की बात करें तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा शेप होता है इसका, और ये राउंड या इरेगुलर होता है। अगर हम थोड़े चित्र देखें तो आपको देखो, मैंने एक थोड़ा प्लांट का आपको चित्र दिखाया था, ध्यान से देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप शेप दिख रहा है ना, और एनिमल सेल की वही बात करोगे तो थोड़ा गोल दिखाई देगा, या कोई फिक्स शेप नहीं होगी इस तरीके से, ठीक है। चलो, तो इसकी कोई जरूरी नहीं है फिक्स शेप हो। बाकी वैक्यूल्स के बारे में बात करें तो एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जो स्टोर करता है। देखो वैक्यूल हमने पढ़ा हुआ है ना कि बड़ा सा वैक्यूल होता है जो सारी जरूरतमंद की चीजें स्टोर करके रखता है, लेकिन वही इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर क्या तो हो सकता है एब्सेंट तो होए ना, या फिर होगा तो बहुत ही ज्यादा छोटा छोटा होगा। प्लास्टिड की बात करेंगे तो प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में ही होता था, जिसकी वजह से तीन तीन चीजें हमने पढ़ी थी प्लास्टिड में, तीन तीन चीजें होती थी। मिस्टी आप बताओ क्या क्या होता था? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, बिल्कुल सही, ल्यूकोप्लास्ट होता था तीसरा। सेंट्रियोल्स या सेंट्रोजोम्स की अगर हम बात करें तो ये हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे, देखते हैं। जो सेंट्रियोल्स या सेंट्रोजोम्स जो होता है वो प्लांट सेल में एब्सेंट होता है और इसके अंदर पाया जाता है, जो सेल को बांटने में मदद करता है। चलो आओ, अच्छा गोल्गी अपैरेटस की बात करते हैं। बोलता है इनके पास सिंपलर यूनिट है और ये थोड़ा सा लार्ज होता है, सिंगल होता है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। लाइसोसोम, देखो इतने सारे तो देखो 6-7 आपको करने हैं, 6-7 में इतने सारे में 3-4 ये तो इतने सारे यही याद कर लो क्या क्या इसके अंदर होते हैं, वो हो जाएगा। लाइसोसोम की बात करें ना तो लाइसोसोम बहुत रेयर है या फिर ना के बराबर पाया जाता है किसके अंदर? प्लांट सेल में, ध्यान रखना। लेकिन एनिमल सेल में ये पाया जाता है, जो कि सुसाइड बैग होते हैं, याद है हमने पढ़ा था। बाकी न्यूट्रिशन क्या होता है प्लांट का? ऑटोट्रोपिक, और इसमें क्या होता है? हेटरोट्रोपिक, दूसरों पे निर्भर, अपना खाना खुद से नहीं बनाते एनिमल सेल, है ना। तो ये हमारा टॉपिक डिफरेंस खत्म हो चुका है। देखो आगे बात कर ही ली ना यहाँ पर सेंट्रियोल्स की और सेंट्रोजोम्स की, तो अब समझते हैं ये सेंट्रोजोम क्या है। सेल को आकार देने का काम सेंट्रोजोम का होता है, और सेंट्रियोल किसके लिए जिम्मेदार है? सीलिया या फ्लैजेला बनाने के लिए। सीलिया और फ्लैजेला जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और ये मूवमेंट में काम करते हैं सेल की, ठीक है जी, ध्यान रखना। सारे क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो सेंट्रोजोम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? जैसे हमने ऊपर पढ़ा, प्लांट सेल के अंदर जो सेंट्रियोल्स और सेंट्रोजोम है वो नहीं पाए जाते, एनिमल सेल में पाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करें अगर सेंट्रोजोम की, तो सेंट्रोजोम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस चीज के लिए जिम्मेदार है? ढांचा देने के लिए, सेल को एक आकार देने के लिए। वहीं अगर हम बात करें सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जिम्मेदार है क्या बनाने के लिए? सीलिया और फ्लैजेला, ठीक है ना। और जो सीलिया और फ्लैजेला है ये टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो मूवमेंट होने में मदद करते हैं, सेल मूवमेंट कर सके उसकी मूवमेंट में मदद करते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर का बेसिकली लास्ट टॉपिक होने वाला है, सेल को विभाजित करना, डिवीजन करना। कि हमें पता है कि पुराने सेल से ही नया सेल बनता है, तो बोलता है सेल डिवीजन एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सेल डिवाइड करता है अपने आप को 2 या 2 से ज्यादा सेल्स के अंदर, ठीक है। और ये क्यों होता है? क्योंकि इससे ग्रोथ होगी शरीर की, जो भी टिश्यू डैमेज हो रखे हैं वो रिपेयर हो जाएंगे। क्यों? नए नए सेल बनते जाएंगे ना, तो नया टिश्यू बन जाएगा। और बेटा रिप्रोडक्शन के लिए, अगर आपको बच्चे पैदा करने हैं या कुछ भी चीज है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, कुछ भी हो, सेल डिवीजन इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। समझ रहे हो? आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी से जब आप किसी का डीएनए चेक करते हो कि हाँ जी ये मेरी औलाद है या मेरी पुश्त है, ऐसा कुछ, तो आप कैसे चेक कर पाते हो? डीएनए की वजह से। डीएनए की फुल फॉर्म वर्णिका बता देंगे, बताओ। न्यूक्लिक एसिड, वेरी गुड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। ध्यान से सुनना। तो बेटा जब वो रिप्रोडक्शन होता है
तो रिप्रोडक्शन के लिए काम आती है। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब अमीबा, आपको पता है अमीबा सिंगल यूनिसेलुलर है। अब उसको अमीबा को छोटा अमीबा बनाना है तो कैसे बनाएगा, अपने अंदर ही डिवीजन करके। तो इस डिवीजन को क्या कहते हैं बेटा, रिप्रोडक्शन। अरे एक तरीके से एक इंसान है, उसको अपना लड़का बनाना है या लड़की बनानी है, कुछ भी करना है, उसे रिप्रोडक्शन ही तो कहते हैं। अपने ही जैसा इंडिविजुअल अपनी बॉडी में से ही क्रिएट कर लेना, रिप्रोडक्शन। तो बेटा सेल डिवीजन होगा ना तब ही रिप्रोडक्शन होगा, वरना रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। और नए सेल बनाने का काम सेल डिवीजन ही करता है। बाकी सेल डिवीजन करने भी बेटा दो टाइप के होते हैं। एक लिखा हुआ है माइटोसिस। इस प्रोसेस के अंदर हर एक सेल मदर सेल कहलाती है, हर जो भी पुरानी सेल है वो मदर सेल कहलाती है, और वो डिवाइड हो जाती है दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में। मतलब एक मदर सेल है और वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, और डॉटर सेल के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे जो मदर सेल के पास है। क्रोमोसोम्स एक सेल के अंदर कितने होते हैं, 46 होते हैं, ध्यान रखना 46 होते हैं, ध्यान रखना। तो अब 46 है, अब दो डिवीजन हो रहा है, तो एक के अंदर 23 हो जाने चाहिए, एक के अंदर 23, ये नहीं। ये क्या कह रहा है कि जो डॉटर सेल है उसके पास जो, जैसे मान लो ये मदर सेल था, इसने क्या करा, डिवीजन करा, इसने अपने से एक डिवीजन करा, अब ये अकेला और ये अकेला, तो ये मदर कहलानी चाहिए और ये डॉटर सेल कहलानी चाहिए। ऐसा नहीं होगा, दोनों ही क्या बन जाएंगी, डॉटर सेल बन जाएंगी दोनों, और दोनों के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी सेम होंगे। इसे तो कहेंगे माइटोसिस। क्या कहेंगे, माइटोसिस। एग्जाम्पल, अ कट ऑन द स्किन हील्स बाय माइटोसिस। अगर आपको चोट लग गई तो आपका जो सेल है वो डैमेज हो गया, अब नई चमड़ी आएगी आपके शरीर पे। अब जो नई चमड़ी आएगी वो आपके लिए आएगी, आपके बच्चे के लिए आएगी, आपके लिए आएगी। भाई नई चमड़ी अभी तो आप, जायज बात है ना। तो अब क्या हो रहा है, जैसे मान लो आपके कट लग गया, तो जो आपका सेल है वो काम करेगा, वो क्या करेगा, सेल को डिवाइड करेगा, 1 से 2, 2 से 4 डिवाइड करेगा, और धीरे धीरे यहाँ पर पट्टी लगा देगा, मतलब आपकी नई स्किन बना देगा। लेकिन बेटा मियोसिस क्या होता है ना, मियोसिस जनरली ये ना स्पेसिफिक सेल होते हैं, मियोसिस स्पेसिफिक सेल होते हैं, मियोसिस होएगा भी स्पेसिफिक सेल में, जिनका काम, जैसे मान लो कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आपके शरीर में, वो इससे जो रिप्रोडक्शन करने के काम आते हैं, या टिश्यू जो एनिमल्स में है, जनरली ये क्या करते हैं ना, देखो ये जनरली इन्हें सेक्स सेल्स कहा जाता है, या एग्स या फिर स्पर्म। मेल में ये स्पर्म कहे जाएंगे और फीमेल में ये एग कहे जाएंगे, जो फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देते हैं, या हाँ ऐसा समझ लो। अब देखो एक्सप्लेनेशन समझना, बड़े ध्यान से समझना, मियोसिस में होता क्या है। पेरेंट सेल था या मदर सेल था, वो कहां पर होगा, पहली बात ध्यान रखना, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होगा। जैसे फीमेल हुई तो फीमेल में ओवरीज होती हैं, वहां पे होगा, और मेल हुए तो मेल में टेस्टिस में होता है ये, ठीक है ना। और इन्हें बेटा जर्म सेल कहा जाता है। अब ये शरीर में हर जगह आपके टेस्टिस या हर जगह आपके ओवरीज नहीं पाए जाएंगे, लेकिन पूरी बॉडी में माइटोसिस चलेगा। क्यों, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में सेल डिवीजन होता रहेगा, वो चलता रहेगा, आपकी नई नई चमड़ी आती जाएगी, होता है। लेकिन ये जो मियोसिस है ये सिर्फ वही होंगे जहां आपके बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ऐसे शरीर के अंग, अभी हाथ है, इस हाथ का क्या काम है, जो अपना अलग काम है, वैसे आपके बॉडी पार्ट का अलग अलग डिफरेंट काम होता है। तो एक बॉडी पार्ट है जहां रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जहां रिप्रोडक्शन के काम आना है, ठीक है ना, 1 के 2, 2 के 4 करने काम आना है। तो अब इसको समझो, तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहां पर जो सेल होंगे ना, उन सेल में माइटोसिस नहीं होगा, उन सेल में मियोसिस होगा। वो क्या करेंगे, उसमें अगर फीमेल है तो ओवरीज में होगा, मेल है तो टेस्टिस में होगा, और वो जो सेल कहलाएंगे ना बेटा, उन्हें जर्म सेल कहेंगे, जर्म सेल्स। और मियोसिस में जो जर्म सेल है ना, जो डिप्लॉइड है, मतलब उसके पास पूरा 46 क्रोमोसोम है, ठीक है ना, 23 पेयर, डिवाइड करेगा 4 गैमेट्स में, ठीक है ना, डिवाइड करेगा 4 गैमेट्स में, डॉटर सेल बनाएगा, स्पर्म या फिर एग सेल, एंड हर गैमेट में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाएगा, यानी कि 23 क्रोमोसोम जाएगा। समझ रहे हो, एक बॉडी पार्ट अपने आप को 4, एक तरीके से समझ लो 46 था, 2 बन गए, 23 23, अगला एक था 46 23 23, ऐसा समझ लो, ठीक है। और उसमें ऐसा नहीं था बेटा, उसमें उल्ट, माइटोसिस में ऐसा नहीं था। माइटोसिस में देखो, एक सेल आपका कंप्लीट होगा और उसके अंदर पूरे 46 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है, 46। अगर एक बॉडी में एक सेल है जिसमें 23 क्रोमोसोम है,
इसका मतलब वो आपकी बॉडी का वो वाला सेल नहीं जो आपकी बॉडी में वर्क परफॉर्म कर पाएगा। मेल है, मेल के पास डिवीजन हुआ, 46 था, 23 इधर 23 इधर हो गया। फीमेल है, 46 कहाँ होगा, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होगा, पूरे बॉडी में नहीं होगा। 46 23 इधर 23 इधर, मेल का 23 फीमेल का 23, दोनों आपस में मिलेंगे, कितना हो जाएगा, बच्चा पैदा हो जाएगा। मुबारक हो। समझ में आया, ये चलता है, क्लियर है, ये ध्यान रखना। लेकिन वो सिर्फ बेटा मियोसिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही होगा, ऐसा नहीं कि यहां होने लग गया। समझ रहे हो, आओ अब। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब एक, अच्छा ये एक चीज और ध्यान रखना बेटा, जो डिप्लॉइड है मतलब इसके पास ये जो है फुल सेट है, पूरा 46 क्रोमोसोम्स है इसके पास, या फिर आप इसे 23 पेयर कह सकते हो, क्योंकि कुछ एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन दे देता है, पेयर्स लिख देता है या 46 क्रोमोसोम ऐसे लिख देता है, कंफ्यूजन मत करना, ऐसे लिखना 46, पूरा 46 क्रोमोसोम है इसके पास, ठीक है। और ये डिवाइड करेगा, और जैसे कि स्पर्म हो गया या एग सेल हो गया, वो डिवाइड करके अपना हाफ 23 क्रोमोसोम बांट देगा, इधर 23 इधर 23 इधर। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी एक स्पर्म एग के साथ फ्यूज करेगा, जैसे मैंने आपको बताया मेल का 23 फीमेल का 23, तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे तो क्रोमोसोम नंबर वापस से नॉर्मल हो जाएगा, 23 का वापस से 46 हो जाएगा। और ये इसीलिए करेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बन जाते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। जैसे ये जो गैमेट्स हैं ये फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मिलते हैं, तो जैसे स्पर्म है, स्पर्म मेल के पास होता है, मेल के पास मेल गैमेट से आया स्पर्म 23, और फीमेल के पास एग होता है, वो भी 23 हुआ बेटा। ये कंबाइन होंगे और मिलके जायगोट बनाएंगे, जो आप क्लास 8 में पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत, जैसे मेल का स्पर्म फीमेल का एग मिलते हैं जायगोट बन जाता है, और वही पूरा 46 का क्रोमोसोम का सेट बन गया। जैसे देखो माइटोसिस का एग्जांपल देखो, पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल ने डीएनए का रेप्लिकेशन करा और देखो डिवाइड होके दो डॉटर सेल बन गया, मदर सेल था दोनों डॉटर सेल बन गया। लेकिन बेटा यहाँ देखो मियोसिस में प्लांट सेल है, प्लांट सेल पहले दो डॉटर सेल बनाया अपने आप को, दो डॉटर सेल मतलब जैसे ये सेम, जैसे ये हुआ ना, ये सेम इसने भी डिवीजन करा, और इसने फिर आपस में अपने आप को 23 23 23 23 इधर दे दिया। पहले पूरा 46 था, 46 इधर गया, 46 इधर गया, और वापस 46 के बाद इसने 23 23 इसने 23 23, 4 डॉटर सेल बन गई। समझ में आया, अब कोई दिक्कत तो नहीं है इसका। और हमारा चैप्टर यहाँ खत्म हो चुका है। आइए जी ओवरव्यू लेते हैं लास्ट में। कहता है वाई इज द सेल कॉल्ड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म भले ही वो सिंपल या कॉम्प्लेक्स हो, वो सब सेल से बने हुए हैं। सेल बहुत छोटी यूनिट होती है जिस वजह से हम लाइफ प्रोसेस कर पाते हैं। ये एक तरीके से क्लास 10th का इंट्रो है, क्योंकि आप क्लास 10th में जो चैप्टर पढ़ोगे, जिन्हें टेस्ट दे रहे हैं, भी वो लाइफ प्रोसेस होता है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ये जो कि सेल ऑफ द सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक अ ब्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ बिल्डिंग। मतलब सेल एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है, जैसे पूरे मकान होता है, उसको बिल्डिंग ईंटें बनाती है, वैसे सेल हमारी पूरी बॉडी को बनाता है, ठीक है। बाकी हर सेल वर्क करता है एक टाइनी सिस्टम में, जो छोटे छोटे काम करता है, जिस वजह से हम जीवित हैं। अगर वो छोटा सा ढंग से काम ना करे सेल, तो हम जीवित नहीं रहेंगे, ठीक है। बाकी सारे फंक्शन असेंशियल हैं ताकि हमारे सेल के अंदर लाइफ हम पॉसिबल बना सके, इसीलिए सेल को बेसिक स्ट्रक्चर और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। धन्यवाद। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।